So hello friends, I am Alok Dubey and I am going to start a new course for the NCERT. As you all know, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, if you go through the any syllabus of civil services examination conducted by UPSC, जो UPSC civil services examination conduct कराता है, या जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिविल सर्विसेज के लिए जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराते हैं, उसमें अगर आप देखें, इफ यू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, अगर आप उसके सिलेबस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक लाइन जो हर जगह आपको मिलेगी कि द एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज मस्ट हैव नॉलेज ऑफ अप टू क्लास 10th फॉर द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए अप टू क्लास 10th तक की नॉलेज होनी चाहिए। ये सिविल सर्विसेज के किसी भी सिलेबस में अगर आप जाएंगे तो सिलेबस में आपको यही लिखा मिलेगा। दे नेवर गिव एनी नेम ऑफ एनी रेफरेंस बुक, वो कभी भी किसी भी रेफरेंस बुक या फिर किसी भी बुक का नाम नहीं देते। उसके कई कारण हैं। पहला कारण कि क्यों एनसीईआरटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, पहला कारण यह है कि इट इज अ गवर्नमेंट पब्लिकेशन। ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन है और कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी इंफॉर्मेशन को तभी ऑथेंटिक मानती है जब वो किसी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में हो, जो कि किसी गवर्नमेंट करिकुलम का हिस्सा हो। फॉर एग्जाम्पल 10th लेवल तक के लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो स्कूल करिकुलम का हिस्सा है। दूसरी बात, इट इज रिटन बाय मैनी ऑथर्स। अगर आप एनसीईआरटी के बुक्स में जाएं तो इट इज रिटन बाय मैनी एक्सपर्ट्स, और वो जब एक्सपर्ट उस बुक को लिख के या अपने पोर्शन को लिख के देते हैं तो उसके पीछे का जो ऑथेंटिक सोर्स है वो भी बताते हैं, उसके बाद ही एनसीईआरटी उसे पब्लिश करती है। द थर्ड रीजन, इट इज अवेलेबल टू एवरी एस्पिरेंट। ये बहुत चीप, सस्ती आती है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती, तो एक गरीब लड़का भी इसको अफोर्ड कर सकता है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो पेपर बनता है वो केवल प्रिविलेज्ड लोगों के लिए नहीं बनता, वो उन एस्पिरेंट्स के लिए भी बनता है जो गरीब हैं, और वो एनसीईआरटी ही अफोर्ड कर सकते हैं, महंगी बुक अफोर्ड नहीं कर सकते। चौथा, अब हम ये बात करते हैं कि व्हाई इन सिविल सर्विसेज एनसीईआरटी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होते जा रहा है। अगर आप किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट या किसी भी टॉपर का अगर आप इंटरव्यू देखें, जब आप उसके बुक लिस्ट के बारे में पूछते हैं तो आपको हर टॉपर के इंटरव्यू में आपको यह मिलता है कि ही और शी स्टार्टेड हिज प्रिपरेशन फ्रॉम NCERT फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की उसने सबसे पहले NCERT पढ़ी, अपना फाउंडेशन बनाया, उसके बाद ही उसने अपनी एडवांस बुक पढ़नी स्टार्ट की। नाउ इन दिस कोर्स, अब मैं इस कोर्स में क्या आपको पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट, आई विल कवर ऑल द ह्यूमैनिटी कोर्स। ह्यूमैनिटी के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी क्लास 6 से क्लास 12 की मैं सारी एनसीईआरटी कवर करूंगा। प्लस इट इज नॉट ओनली एन एनसीईआरटी कोर्स, इट इज एनसीईआरटी प्लस। व्हाई एनसीईआरटी प्लस? उसका कारण यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में किसी एक टॉपिक के बारे में एक लाइन दे दिया जाता है, उस लाइन के बाद या उससे पहले उस टॉपिक को टच भी नहीं किया जाता, या आधा पैराग्राफ उसके बारे में दिया जाता है, बाकी उसके बारे में एनसीईआरटी कुछ नहीं बोलता। लेकिन क्योंकि वो टॉपिक, वो पर्टिकुलर टॉपिक एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए उससे क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है और यूपीएससी उससे क्वेश्चन बनाता है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उससे क्वेश्चन बनाता है। तो अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक एनसीईआरटी में दे रखा है जिसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं दे रखा, उसको भी मैं अदर सोर्सेज, जो अदर रेफरेंस, एडवांस रेफरेंस बुक हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, मैं उससे कवर करूंगा।
मतलब कि ये केवल एनसीईआरटी कोर्स नहीं है, ये एनसीईआरटी प्लस कोर्स है। ये एक तरह का प्री फाउंडेशन कोर्स है। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स के, पर्टिकुलरली अगर आप प्रीलिम्स की अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो दे कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट द स्टैटिक पोर्शन एंड सेकेंड इज द करंट अफेयर्स। स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स, ये दो चीज उसमें होती। नाउ अब स्टैटिक पोर्शन में क्या क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी, बायोडायवर्सिटी एंड जनरल साइंस। ये स्टैटिक पोर्शन को कवर करता है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 दे रखा है। अब जैसे कि अगर अभी आप फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों से अगर आप दिल्ली, पर्टिकुलरली अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो यू विल फाइंड कि वहां पे एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि स्टूडेंट जब आते हैं तो पहले अपना फाउंडेशन कोर्स नहीं स्टार्ट करते हैं, पहले वो 3 से 4 महीने का किसी एनसीईआरटी कोर्स को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद फिर वो किसी भी इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन के लिए एडमिशन लेते हैं। फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स दिस इज द ट्रेंड इन दिल्ली कि स्टूडेंट पहले एनसीईआरटी करते हैं, एंड नाउ एनसीईआरटी इज अ न्यू प्री फाउंडेशन कोर्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी प्री फाउंडेशन कोर्स है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। अब ऐसा क्यों, वाई स्टूडेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इफ यू गो थ्रू द प्रीलिम्स पेपर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यू विल फाइंड, अब अगर आप प्रीलिम्स के पेपर में जाएंगे तो जो स्टैटिक पोर्शन है उसका अराउंड मोर देन 50% और अराउंड 50% क्वेश्चंस जो हैं दे आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। अब जितने भी क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शन से आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स भी इसमें आता है, तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन, तो स्टैटिक पोर्शन इन सब्जेक्ट्स को कवर करती है। जितने भी क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से आते हैं उसका 50% केवल एनसीईआरटी से आता है। मतलब कि अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पहले एनसीईआरटी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, अपने इस 50% स्टैटिक पोर्शन को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स, एंड देन दे गो फॉर द सो कॉल्ड फाउंडेशन कोर्सेज इन डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जिसमें वो बाकी का 50% जो एडवांस बुक्स से है उसको वो कवर कर रहे हैं। सो एनसीईआरटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ जो एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई स्टूडेंट हु गेट AIR2 in the last civil services examination, Akshat, when he was in IIT Guwahati, he first asked me at that time कि सर मुझे आपका रेफरेंस मिला है, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे स्टार्ट करूं? I recommended him for the NCERTs. First go through the NCERT, and you believe for 1.5 years he was at that time in 3rd year. He started his 5th semester. उस वक्त उसने पूछा था, एंड फॉर 1.5 years, 1.5 साल तक उसने केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ी, उसके नोट्स बनाए, और उसके बाद फिर वो एडवांस बुक पे आया, एंड ही क्रैक्ड द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विद ऑल इंडिया रैंक 2 इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट एट अ एज ऑफ 22 ओनली। 22 साल की उम्र में उस लड़के ने AIR2 आई उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड आज भी अगर मेरी उससे बात होती है तो वो कहता है कि सर दैट मेक्स माय फाउंडेशन, नॉट ओनली माय फाउंडेशन, इट ऑल्सो बूस्ट माय कॉन्फिडेंस लेवल। उस एनसीईआरटी में ने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट किया। नाउ अब हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री। हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री अधिकतर स्टूडेंट्स को बोरिंग लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हिस्ट्री जो है, पर्टिकुलरली आर्ट एंड कल्चर, बहुत बोरिंग लगता है। ऐसी बात नहीं है। आई विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री एंड इन द पीपीटी मोड। हम पीपीटी मोड में आपको पढ़ाएंगे क्योंकि स्मार्ट क्लास है, तो पीपीटी मोड ज्यादा इंटरेक्टिव होती है। आई विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री,
एंड देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का दो तरीके हैं। पहला, आपने क्लास 6 की बुक उठाई हिस्ट्री की, उसको पूरी पढ़ डाली, फिर उसको खत्म किया, फिर क्लास 7 को उठाया, उसको खत्म किया, फिर क्लास 8 को उठाया, उसको खत्म किया। तो ये काम तो आप अपने स्कूल में भी कर चुके हैं, और अगर ये काम अगर ठीक से किए होते तो दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। एनसीईआरटी पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि कंप्लीट इट इन अ थीमेटिक फैशन, थीम के हिसाब से कवर करिए। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अगर लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, या नया नाम है उसका इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो क्लास 6 में दे रखा है अवर पास्ट 1 में। उसके बाद थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री थीम 1 में दे रखा है क्लास 12 में। तो अगर आप क्लासेस के तरीके से खत्म कर रहे हैं कि क्लास 6 खत्म किया, फिर 7th खत्म किया, फिर 8th खत्म किया, फिर आपने 12th खत्म किया, तो एक खिचड़ी बन जाएगी। इट इज बेटर कि आपने सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म किया क्लास 6 और थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 से। उससे क्या होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जितनी भी चीजें एनसीईआरटी में दे रखी हैं वो आपकी एक साथ खत्म होंगी और वो आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा ढंग से बिल्टअप कर पाएंगी, ना कि आपको कंफ्यूज करेंगे। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है एनसीईआरटी वो ये है कि मैं थीमेटिक फैशन में पढ़ाता हूं, मैं क्लासेस खत्म नहीं करता, क्योंकि क्लासेस खत्म करने में बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है, स्टूडेंट भी कंफ्यूज रहता है और फैकल्टी भी खुद कंफ्यूज रहता है। तो मैं हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा, थीमेटिक फैशन में खत्म, पहले एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करूंगा, फिर थीमेटिक फैशन में मिडिवल हिस्ट्री खत्म करूंगा और फिर थीमेटिक फैशन में ही मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करूंगा। मैं क्लास वाइज खत्म नहीं करता क्योंकि उसका कोई भी फायदा नहीं है। इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर मी एंड यू बोथ, हम दोनों के लिए ये टाइम वेस्ट है। देन आई विल स्टार्ट विद द जियोग्राफी, उसके बाद मैं ज्योग्राफी खत्म करूंगा। ज्योग्राफी को भी मैं एग्जैक्टली उसी मैनर में करूंगा, थीमेटिक फैशन। भाई जो क्लास 6 में दे रखा है फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th में दे रखा है। तो मैं उन दोनों को क्लब करके खत्म करूंगा कि भाई आपकी जब फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो तो पूरी कॉन्सेप्ट के साथ खत्म हो, क्योंकि अगर जब वो कॉन्सेप्ट के साथ खत्म होगी तो उसको बेस बना के आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आप आराम से जा पाएंगे और आपको भी लगेगा हां ये पोर्शन मेरा खत्म होते जा रहा है। देन आई विल स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स मींस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, द बेसिक्स, एंड द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हमने आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने इंडियन इकोनॉमी में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या नए फेज आए। हम प्लानिंग कमीशन में थे, अब हम नीति आयोग में हैं, हमने कैसे प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, कहां हमने फेलियर देखा, कहां हमने चेंजेस किया। नाउ देन आई विल स्टार्ट विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। आपका सिलेबस कहता है कि यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। ज्यादातर स्टूडेंट इंडियन पॉलिटी की नॉलेज रखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं। उसका कारण यह है कि देयर इज ए फेमस बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, और हमको यह लगता है कि हमने एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली, हमारा पॉलिटी खत्म हो गया। बिल्कुल, आपका पॉलिटी तो खत्म हो गया लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं खत्म हुआ। और आज की तारीख में फ्रॉम ईयर 2017 यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत तो एस्पिरेंट्स ने पूरी तरह से रट ली होगी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो भूल गए होंगे करना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन द बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, एंड देन द जनरल स्टडीज। अब हम ये देखते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में हमारे पास क्या क्या दे रखा है एनसीईआरटी ने। नाउ वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री। मैंने आपसे कहा था वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री। हिस्ट्री में द अर्लीस्ट पीपल, द स्टोन एज। स्टोन एज जैसे एज मतलब एरा, एज
एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। एज एक एरा, इट इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया है, दैट इज एज। लाइक पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक। तो यहां जो ये जो वर्ड्स है इसमें जो लिथिक शब्द है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। पैलियोलिथिक मीन्स द अर्ली स्टोन एज और द ओल्ड स्टोन एज, इसको हम ठीक से पढ़ेंगे। एंड द अर्लीस्ट पीपल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट पीपल कौन थे, ये अवर पास्ट 1 क्लास 6 में दे रखा है। इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन, आर्यंस एंड इट्स सोसाइटी, दैट इज द वैदिक एज और द महाजनपद पीरियड। द अर्ली एम्पायर्स लाइक मौर्यंस, द मगध एम्पायर। क्यों हुआ, क्या कारण था कि भाई पूरे इतने सारे 16 महाजनपद थे, उसमें से मगध ही इतना ज्यादा पावरफुल क्यों हुआ? हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, तो वो कारण के साथ हम पढ़ेंगे। देन द अर्बनाइजेशन कैसा था महाजनपद में, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा ही था या फिर कोई डिफरेंस था? इन दोनों में मॉडर्न कौन ज्यादा था? द न्यू एम्पायर्स, गुप्तास एंड अदर्स, एंड द बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मैं हिस्ट्री कवर करूंगा तो पहले मैं, फॉर एग्जाम्पल जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री कवर करूंगा तो आप हिस्ट्री हमेशा 2 एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं। पहला एस्पेक्ट द हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टीज और द हिस्ट्री ऑफ एजेस। द हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टीज मींस, जैसे इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि भाई वो क्या ट्रेड करते थे। इसमें 2 चीज होती है, पहली द रूलिंग और वो कैसे रूल करते थे, एंड द सेकेंड इज सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस। ये 3 चीजें। तो पहला जो एजेस में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं एजेस खत्म करूंगा हिस्ट्री की। जब मैं एंशिएंट पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं इसके एजेस खत्म करूंगा। इसका दूसरा पार्ट होता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर जब मैं एंशिएंट खत्म कर दूंगा, उसके आखिरी में मैं एंशिएंट की आर्ट एंड कल्चर की अलग से क्लासेस लूंगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इज अ डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, इन साउथ इंडिया पल्लव सबसे पहले आए, उसके बाद पल्लव का एक रूल करने का तरीका था, पल्लव के दौरान एक इकोनॉमी थी, उनका एक रूल करने का तरीका था उनको। उसके बाद आए चोलास, तो चोला के रूल करने का एक अलग तरीका था, उनका एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन था। फिर आए चेरास, उनका एक अलग तरीका था। लेकिन अगर हम आर्ट एंड कल्चर देखें तो पल्लव के दौरान जो टेंपल आर्किटेक्चर फॉर एग्जांपल जो था, वो टेंपल आर्किटेक्चर ज्यादा एडवांस हुआ चोला के समय में, फिर वो ज्यादा एडवांस हुआ पांड्या के समय में, फिर और ज्यादा एडवांस हुआ चेरा के समय में। मतलब कि आर्ट एंड कल्चर इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और अगर मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा तो दैट विल बी अ कंफ्यूजिंग फॉर यू, वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो इट इज बेटर कि मैं पहले एंशिएंट का एरास खत्म करूं सारा, उसके बाद फिर मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं टेंपल आर्किटेक्चर अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो टेंपल आर्किटेक्चर आई विल स्टार्ट विद द इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। उस वक्त के टेंपल्स अलग होते थे, वो आज या पुराणिक गॉड्स को नहीं मानते थे, उनका एक अलग था। देन द अर्ली वैदिक, देन द लेटर वैदिक, देन द पुराणिक, और उसके बाद जो उसमें एडवांसमेंट आया नगरा और द्रविड़ा स्टाइल और वैसरा स्टाइल। तो जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो आपका टेंपल आर्किटेक्चर जो है एक तरह से कंप्लीट होगा, एक लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो आपको यह पता चलेगा कि हां इंडिया में टेंपल आर्किटेक्चर ऐसा है। अगर मैं अलग अलग एरा के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आर्ट एंड कल्चर आपका पूरी तरह से आप उसको मिस कर जाओगे, आर्ट एंड कल्चर को आप कंफ्यूज हो जाओगे
इन दोनों में। तो सबसे पहले जब मैं एंशिएंट पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं एरास पढ़ाऊंगा, जो और वो क्या है, दैट इज एजेस। रूलिंग क्लास कौन था, कि मौर्यास थे या गुप्तास थे, और उस वक्त सोशल कंडीशन कैसी थी, चाहे विमेन की हो चाहे कास्ट सिस्टम हो, इकोनॉमी कैसी थी, और क्या रिलीजन था तो कैसा था। उसके बाद जब एंशिएंट खत्म हो जाएगा, जब मैं चोलाज और ये सब खत्म करूंगा, उसके बाद फिर मैं उसका आर्ट एंड कल्चर खत्म करूंगा। इसी तरह जब मैं मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं एजेस पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मिडिवल हिस्ट्री की मैं आर्ट एंड कल्चर खत्म करूंगा। तो इस तरह आपके टॉपिक्स जो हैं वो पूरी तरह से क्लियर होते जाएंगे। अवर पास्ट 2 में क्या दे रखा है, जैसे अवर पास्ट 1 बेसिकली डील्स विद एंशिएंट हिस्ट्री, उसी तरह अवर पास्ट 2 डील्स विद मिडिवल हिस्ट्री, जो मध्यकालीन भारत है। एंशिएंट हिस्ट्री अवर पास्ट 1 में है, मिडिवल हिस्ट्री अवर पास्ट 2 में है। अब हम ये देखते हैं कि भाई अगर हम केवल क्लास 6 को पढ़ लें तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, तो हम क्लास 6 टू 12th क्यों पढ़ें। उसका कारण है कि ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है, ये थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में 15 थीम्स दे रखे हैं इन 3 बुक्स। उसमें भी ऐसा ही है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो जब मैं आपका एंशिएंट पढ़ाऊंगा तो केवल अवर पास्ट 1 क्लास 6 नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसके बाद थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। जैसे अगर हम देखें, यह है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यह है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो आप थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्लास 12th को अगर आप देखेंगे तो उसमें थीम 1 है, हड़प्पन सिविलाइजेशन दे रखा है। थीम 2 अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमी, थीम 3 अर्ली सोसाइटीज कल्चरल डेवलपमेंट फ्रॉम द आई ऑफ ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स ने इंडिया के बारे में क्या क्या लिखा, भाई इब्ने जैसे आपने मेगास्थनीज ने इंडिया के बारे में क्या लिखा। तो ये जो है ये बेसिकली एंशिएंट का ही तो हिस्सा है, इसमें एडवांस लेवल पे दे रखा है। तो अगर मैं आपको क्लास 6 में अगर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको जब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अर्लीस्ट पीपल पढ़ाऊंगा क्लास, तो अर्लीस्ट पीपल ज्यादातर क्लास 6 में ही दे रखा है, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्लास 6 एंड क्लास 12th की थीम 2 भी पढ़ाऊंगा कि आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन एक साथ क्लियर हो। नाउ अब हम ये देखते हैं कि आवर पास्ट 3 एंड आवर पास्ट 3 2 पार्ट में दे रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन क्लास 8th। This deals with from the later Mughals to up to 1947, लेटर मुगल से लेके 1947 तक ये पूरा दे रखा है। लेटर मुगल्स स्टार्ट विद 1707 आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब। औरंगजेब के डेथ के बाद ये स्टार्ट हुआ। तो आवर पास्ट 3 बेसिकली डील्स विद द मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आवर पास्ट 3 भी पढ़ाऊंगा, प्लस क्लास 12th की जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है वो भी लेके पढ़ाऊंगा कि आपका जैसे जब आप लेटर मुगल्स खत्म कर रहे हो तो लेटर मुगल्स एनसीईआरटी में जितना भी दे रखा है सब वो कवर हो जाए। नाउ सिमिलरली ये जैसे जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में ज्यादातर क्या दे रखा है, ब्रिटिश राज एंड अप टू द 1947, हम जब तक हमें आजादी मिली। नाउ अब ज्योग्राफी इज गिवन इन क्लास 6th, क्लास 8th, क्लास 11th एंड क्लास 12th। ज्योग्राफी क्लास 6th में दे रखा है, सॉरी ज्योग्राफी जो है हाँ
ज्योग्राफी क्लास 12th में दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नथिंग फ्रॉम दिस टू दिस एक्सेप्ट दिस लास्ट पार्ट, दिस इज द फिजिकल ज्योग्राफी। अब क्लास 6th में जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो जब मैं अर्थ एंड इट्स सोलर सिस्टम स्टार्ट करूंगा, तो मैं क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको भी साथ में कवर कराऊंगा। नाउ दिस इज इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बहुत कम दे रखा है क्लास 6th में, बट इफ यू गो थ्रू द हायर बुक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी जो कि क्लास 11th में दे रखा है, तो उसमें बहुत ज्यादा दे रखा है क्लास 12th में। इफ यू गो थ्रू द क्लास 12th, आपको यह मिलेगा कि जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको क्लास 12th की एक सेपरेट बुक में कवर कर रखा है। तो अगर मैं क्लास 6 में आपको केवल इतना सा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा के अगर छोड़ दूंगा तो दैट इज नॉट गुड। तो मैं जब क्लास 6 स्टार्ट करूंगा तो मैं उस वक्त क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी भी उसके साथ खत्म करते जाऊंगा। इसी तरह क्लास 8th में जो दे रखा है दैट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट है, और ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 8th में दे रखा है और क्लास 12th में दे रखा है। अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए जाएंगे तो यू विल फाइंड कि क्लास 12th में भी ह्यूमन ज्योग्राफी दे रखा है, और इंडियन पीपल एंड इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी भी इसमें दे रखा है। तो मैं जब ह्यूमन ज्योग्राफी खत्म करूंगा, तो जब मैं फिजिकल इंडिया खत्म करूंगा, तो क्लास 6th एंड क्लास 11th एक साथ खत्म करूंगा, और जब मैं ह्यूमन ज्योग्राफी खत्म करूंगा तो मैं क्लास 8th एंड क्लास 12th दोनों एक साथ खत्म करूंगा। नाउ सिमिलरली वी विल कवर द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट एनसीईआरटी में केवल एक जो दिक्कत है दैट इज द एनवायरमेंट पार्ट। एनवायरमेंट क्लास 7th में दे रखा है एंड क्लास 12th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 13 टू चैप्टर नंबर 16 में दे रखा है। तो ये जो पार्ट है एनवायरमेंट का, इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक द एनवायरमेंट टॉपिक, एनसीईआरटी थोड़ा लैग करता है। एनसीईआरटी यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाता। इसमें जब मैं एनवायरमेंट स्टार्ट करूंगा तो आई विल मेक एनसीईआरटी एज द बेस। मैं एनसीईआरटी को बेस बनाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही पढ़ाऊंगा। आई विल कवर द होल एनवायरमेंट। मैं पूरा एनवायरमेंट खत्म करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि ये एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी प्लस कोर्स है। तो एनवायरमेंट का जितना भी, क्योंकि एनवायरमेंट आईसीएससी की जो बुक है 9th एंड 10th उसमें भी दे रखा है, और कुछ इग्नू के मटेरियल्स हैं उसमें भी दे रखा है ठीक से। तो मैं ये सारे ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ आपका एनवायरमेंट में पूरा खत्म कराऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि जब मैंने कहा है कि ये प्री फाउंडेशन कोर्स है तो प्री फाउंडेशन कोर्स है, इसमें पूरा कवर किया जाएगा। और इट इज अ 360 आवर्स कोर्स, 360 घंटे की क्लासेस होंगी इसमें। डोंट वरी अबाउट इट। नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th ये एकमात्र सब्जेक्ट मान लीजिए जो क्लास 6 से लेके और क्लास 12th तक पूरा है। हिस्ट्री क्लास 6th 7th 8th एंड 12th है। ज्योग्राफी भी आपने देखा कि क्लास 7th में नहीं है, क्लास 9th एंड 10th नहीं है। लेकिन पॉलिटी एक ऐसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये दोनों एक ऐसा है जो क्लास 6 से लेके, जो क्लास 6 से लेके और 12th तक पूरा है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी दोनों को कवर करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, इट कवर्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी बोथ। सो as per the syllabus you will cover the syllabus of polity from NCERT only, and it is my guarantee that none of the question
in UPSC will come out of this, like history, geography, polity, concept of economy, not the Indian economic development, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक सर्वे, यहां से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी एंड जनरल साइंस। इसमें प्रीलिम्स में ये मेरी आपको गारंटी है कि यू विल फाइंड नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आउट ऑफ दिस। प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी एंड जनरल साइंस में आप सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के स्टैटिक पोर्शन के आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे, पर्टिकुलरली फ्रॉम द ईयर 2017 ऑनवर्ड्स। इसीलिए लास्ट 3 इयर्स से दिल्ली में ये नया ट्रेंड है कि बच्चे पहले एनसीईआरटी कवर करते हैं, उसके बाद फिर फाउंडेशन कोर्स करते हैं, क्योंकि मेंस में एनालिसिस पार्ट होता है मेंस, तो वहां जरूरी है वो चीज करना। बट एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, ये सब्जेक्ट जिनके मैं नाम ले रहा हूं, इसमें सारे क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन के एनसीईआरटी से ही आते हैं। नाउ then we will go through the economics and economic development, the concept of economics and Indian economic development। इसमें क्या है, क्लास क्लास एक सेकंड, क्लास 9th एंड क्लास 10th, ये क्लास 6 से नहीं स्टार्ट हो रहा। इट इज नॉट स्टार्ट विद द क्लास 6 बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी एक क्लास 6 के बच्चे को पढ़ाना ऐसे भी वायबल नहीं है, तो इट स्टार्ट विद द क्लास 9th and class 10th. The class 9th will basically deals with the very little or very basic concept of the economy. The basic concept of the economy, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, यहां मैं केवल क्लास 9th नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी जो आपको क्लास 12th में दे रखा है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी एंड क्लास 9th. So in this the class 9th एंड क्लास 12th ये दोनों ही एक साथ कवर किए जाएंगे। उसी तरह क्लास 10th एंड क्लास 11th ये दोनों ही टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज कवर किए जाएंगे एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। नाउ जनरल साइंस, जनरल साइंस में जनरली क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम बायोलॉजी पार्ट, बायोलॉजी से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। यू विल फाइंड अराउंड 10% ऑफ द क्वेश्चंस आइदर फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स और द केमिकल जो चीजें हैं लाइक की बेकिंग सोडा और ये सब चीजें फ्रॉम द केमिस्ट्री। सो द साइंस पार्ट विल बी कवर्ड बाय एन एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ साइंस फ्रॉम दिल्ली ओनली। जैसे मैं बाकी पोर्शंस खत्म करूंगा, मेरी एक कलीग है दिल्ली में, ही इज अ वेरी गुड फैकल्टी ऑफ साइंस, ही विल कवर द एनसीईआरटी पार्ट ऑफ द साइंस फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th। इसीलिए इसमें मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि वो जब आएंगे साइंस कवर करने तो वो अपने तरीके से पढ़ाएंगे और वो साइंस कैसे कवर किया जाएगा वो खुद बताएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री पार्ट एंड फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द अर्लीस्ट पीपल। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।